लास्ट लेक्चर में हमने डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन के मॉडल को किया था। आज हमने डेविस का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है साइकिल ऑफ इरोजन में ही जर्मन जियोमॉर्फोलॉजर हैं वॉल्टर पैंक। बहुत ही अमेजिंग जोग्राफर रहे हैं और मैंने कई बार आपसे जिक्र भी किया है कि स्कूल ऑफ थॉट में एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है एक जैसा थॉट प्रोसेस वाले। एक है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, एक है यूके स्कूल ऑफ थॉट, एक है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। तो ज्योग्राफी अलग अलग कंट्रीज के अंदर डेवलप हो रही है। यूएसए में डेवलप हो रही है, यूएसए के पास पैसा है, यूएसए रिसर्च में इन्वेस्ट करता है लोगों की। तो यूएसए में ये जो ज्योग्राफिकल थॉट है, जैसे आप डेविस देखेंगे, ये लेट 18 सेंचुरी के हैं और ये डार्विन से इंस्पायर हैं। और अगर आप अलग अलग जोग्राफर्स भी देखेंगे तो ये लोग यूएसए में स्टडीज कर रहे हैं, जैसे आर्थर होम्स वगैरह लोग हैं। तो इन लोगों को रिसर्च में पैसा दिया जा रहा है, यूके में रिसर्च पे पैसा खर्च किया जा रहा है, जर्मनी में रिसर्च में पैसा खर्च किया जा रहा है। तो यहीं के ही जोग्राफर्स माने जाते हैं या अन्य डोमेन के लोग भी यहीं से ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि यहीं पे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ है और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कल्चर आ गया था, जिसकी वजह से रिसर्च को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। तो उसी तहत वॉल्टर पैंक है। वॉल्टर पैंक वन ऑफ द ब्रिलियंट जोग्राफर माने जाते हैं। जैसे डेविस का आप समझिए, डेविस का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा है। डेविस 80 साल की एज तक जीता है और ऑलमोस्ट लास्ट तक कंट्रीब्यूट करता है अपने वर्क में। ऐसे ही अलग अलग जोग्राफर्स हैं, उनका टाइम फ्रेम बहुत लंबा है। लेकिन जर्मन जोग्राफर, अब देखो जर्मन जोग्राफर के मैं नाम बताता हूँ जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, सारे बड़े जोग्राफर जर्मनी के हैं। जैसे एल्फ्रेड वेगनर का आपने पढ़ा, तो एल्फ्रेड वेगनर ने वर्ल्ड वॉर वन में भी सर्व किया है। गरीब जोग्राफर है, स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह से पैसा नहीं ले रहा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज हैं, जो स्कूल लेवल पे पढ़ लिया उसी को आगे बढ़ा रहा है। अपने पैसे इकट्ठे करके ये रिसर्च कर रहा है, आइसलैंड के अंदर, ग्रीसलैंड के अंदर जा रहा है, अपने दोस्त को ले जा रहा है, वहां पे फील्ड स्टडी कर रहे हैं। पैसे का अभाव है, वर्ल्ड वॉर वन में एज अ सोल्जर लड़ता है, बच जाता है, फिर रिसर्च को कंटिन्यू करता है। तो इन स्थितियों में एल्फ्रेड वेगनर ने इतनी बड़ी थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लिख डाली। ऐसे ही रहे वॉल्टर पैंक। वॉल्टर पैंक का लाइफ स्पैन बहुत कम है, बहुत यंग मर जाता है। 1888 का बर्थ है और 1888 में तो डेविस वाज अ सेलिब्रेटेड जियोमॉर्फोलॉजर अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत कमांड करते थे ज्योग्राफी में, बहुत रिस्पेक्ट थी ज्योग्राफिकल लॉबीज में। और उस टाइम पे वॉल्टर पैंक पैदा हो रहे हैं और 1923 में 35 साल की एज में वॉल्टर पैंक मर जाते हैं। इतने कम टाइम में एक बड़े साइंटिस्ट का इवॉल्व होना कठिन होता है। साइंटिस्ट का इवॉल्व कैसे होता है? देखो साइंटिस्ट, आप देखो ना, अगर किसी ने पीएचडी भी करनी है, 30 साल तो पीएचडी करने में लग जाएंगे। फिर फील्ड स्टडीज होती है, सर्वे होते हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है, उनके एनालिसिस किए जाते हैं और फिर कहीं जाके 15-20 साल बाद कोई थ्योरी पॉपअप होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं, कुछ इस तरह के जोग्राफर्स बहुत आउटस्मार्ट हैं, वो अपने एरा से बहुत आगे हैं। जैसे एल्फ्रेड वेगनर है, ऐसे ही वॉल्टर पैंक रहे, 35 साल की एज में मरे। इनके मरने के 1924 में इनके पिताजी ने इनकी किताब पब्लिश करवाई, पोस्ट ह्यूमसली पब्लिकेशन है। वहां पे इतनी जबरदस्त थ्योरी निकल के आती है साइकिल ऑफ इरोजन, और डेविस को क्रिटिसाइज करते हुए ये थ्योरी लिखी गई है। और लेकिन इनकी थ्योरी जर्मन भाषा में, जो एल्फ्रेड वेगनर के साथ भी हुआ, जर्मन भाषा में है, जर्मन वोकैबुलरी है। मिस इंटरप्रिटेशन डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली किया गया। मींस जानबूझ के इनकी बुक्स को, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था, काउंटर करने के लिए इनकी बुक्स को गलत इंटरप्रेट किया जाता था, ताकि इनकी थ्योरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए। कई बार ये गलती से भी हो जाता था, क्योंकि जर्मन भाषा कठिन भाषा है, अपनी शब्दावली है उसकी। तो ये जोग्राफर जो है बहुत अर्ली एज में मर जाते हैं। ऐसे ही एल्फ्रेड वेगनर, वॉल्टर पैंक। एक जोग्राफर है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, जिनके नाम पे अगर आपको याद हो, मैं कई बार इनका नाम भी लेता हूँ, हम्बोल्ट करंट भी ढूंढा गया था। तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट एक बहुत बड़े जोग्राफर हैं, जर्मन से बिलोंग करते हैं। तो जर्मनी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। क्लाइमेटोलॉजी में अगर मैंने आपको पढ़ाया था तो कोपन वॉज द जर्मन, कोबर वॉज जर्मन। तो ये सारे बड़े जोग्राफर जर्मन है। तो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत ब्रिलियंट माइंड है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है वो भी जर्मन है। तो जर्मनी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है रिसर्च के अंदर, साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर। तो वॉल्टर पैंक उसी दौर के जोग्राफर हैं। इन्होंने जो है डेविस को पढ़ा है। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने डेविस का मॉडल था, जैसे डेविस के मॉडल को कल हमने पढ़ा तो आप रिवाइज करेंगे। डेविस कहता है कि एकदम से जो है एक लैंडफॉर्म डेवलप हो गया, और क्योंकि वो लैंडफॉर्म डेवलप हो गया, धीरे धीरे वो लैंडफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन करने लग गया। तो डेविस का मॉडल
यहां से शुरू हो रहा है लैंडफॉर्म में। वो कहता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हिमालयज अपनी हाईएस्ट पीक को अचीव कर गए और माउंट एवरेस्ट खड़ा हो गया और अब इरोजन का प्रोसेस शुरू होता है। फिर इन्होंने 3 स्टेजेस दी, यूथ है माउंटेन, यंग है, यूथफुल है माउंटेन, मैच्योर है माउंटेन और बूढ़े हो गए माउंटेन। तो 3 इसने स्टेजेस को जन्म दिया। लेकिन वॉल्टर पैंक इनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं यार जो इरोजनल एजेंट है, जो रिवर है, वो वेट थोड़ी करेगी, जो ग्लेशियर्स हैं वो वेट थोड़ी करेंगे कि माउंटेन हाईएस्ट पीक तक पहुंच जाए और उस दिन हम काम करना शुरू करें। कहते हैं ये सीक्वेंशियल नहीं है। जिस दिन थोड़ा सा लैंडफॉर्म की हाइट बढ़ी और नदियां चलने लायक उसकी अवस्था हो गई, उसी दिन से इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल लॉजिकल चल रहा है, बिल्कुल लॉजिक यही कहता है कि भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक शिवालिक है, एक मिडल हिमालयस है, लेसर हिमालयस है और एक ग्रेटर हिमालयस है। अगर ये 3 हाइट है हमारे पास हिमालय सिस्टम के अंदर, इन 3 हाइट में क्या जिस दिन हिमालयस यहां तक पहुंचे थे, जिस दिन हिमालयस माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए थे, 8848 हो गए थे, 8000 मीटर को क्रॉस कर गए थे, क्या उस दिन ग्लेशियर ने काम करना शुरू किया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मींस बारिश तो शिवालिक में भी होती है, ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी तो शिवालिक में भी चलती है। शिवालिक तो मात्र हाईएस्ट है कि हम 1500 मीटर से नीचे वाले हिल्स को शिवालिक बोल देते हैं। तो मींस जिस दिन ये हिमालयस कभी 1500 मीटर रहे होंगे, आज 9000 है, कभी 1500 रहे होंगे, उस दिन पे तो यहाँ ऑरोग्राफिक रेनफॉल हुई होगी, उस दिन भी तो इरोजन हुआ होगा। तो मींस इरोजनल एक्टिविटी आज नहीं शुरू हुई, इरोजनल एक्टिविटी उसी दिन से शुरू हुई थी जिस दिन हिमालयस अपनी ऊंचाई को बढ़ाने लगे थे। तो मींस इरोजनल प्रोसेसेस आर एज ओल्ड एज द हिमालयस, ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज द हिमालयस। तो वॉल्टर पैंक इस आर्ग्यूमेंट को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं डेविस बिल्कुल अच्छी बातें कर रहा है, डेविस की इंग्लिश बहुत अच्छी है। डेविस जब इंग्लिश लिखता है तो वो ऐसा दौर था जिस टाइम पे डेविस का दौर था। बाद में अगर हम यूपीएससी में अगर आप देखोगे, मैंने पहले भी बताया था, एक शब्द है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। जब हम डेटा के ऊपर बात करें, कभी ऐसा दौर था कि जोग्राफर ना जिस भाषा में ज्योग्राफी को लिखते थे, जैसे आज मैं बोलता हूं कि ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स नहीं यूज कर रहे, वो लिटरेरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लिटरेचर का बहुत प्रभाव है, क्योंकि आप देखोगे लिटरेचर इज ओल्डर देन अवर साइंटिफिक डेटा और द साइंस सब्जेक्ट्स। तो जो आर्टिस्टिक फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज है, आर्टिस्टिक मींस कि बहुत फ्लावरी लैंग्वेज को लिखना, बड़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति करते हुए लिखना, अच्छे अच्छे शब्दावली का इस्तेमाल करना, ऐसा लगेगा कि कोई नॉवल पढ़ रहा है rather than ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहा है। इस स्टाइल में डेविस लिखा करते थे। ज्योग्राफर में बहुत कमांड थी, डेटा के ऊपर बहुत काम था, स्टडीज बहुत ही, फील्ड सर्वे बहुत ज्यादा किए हुए थे, एग्जाम्पल बहुत कोट करते थे, क्योंकि उतने ज्यादा वेल ट्रेवल्ड है। आजकल तो हम लोग क्या है, आर्म एयर ज्योग्राफर, AR है, आर्म एयर का मतलब है चेयर पे बैठे हुए हैं, 4 किताबें पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम हैं आर्म एयर ज्योग्राफर। ये लोग हैं फील्ड ज्योग्राफर, इन्होंने फील्ड के ऊपर काम किया ज्योग्राफी के। इन्होंने जाके माउंटेन में लैटिट्यूड नापे हैं, लॉन्गिट्यूड नापे हैं, उसकी ग्रेविटी नापी है, उसका स्लोप नापा है, उसकी वेजिटेशन को देखा है। तो इस तरह से वॉन हम्बोल्ट के लिए जैसे बोला जाता है, वॉन हम्बोल्ट ने तैर के अमेजन नदी पार करी थी, पूरे सी से लेके उसके माउथ तक तैर के गए थे। वो अमेजन नदी जहाँ एनाकोंडा है, वो अमेजन नदी जहाँ हजारों प्रकार के रेप्टाइल्स और इंसेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कहाँ से आ रही है अमेजन नदी। वो दौर जब बिल्कुल डेंसली फॉरेस्टेड रहा होगा आज से 150 साल पहले अमेजन। तो ऐसे ज्योग्राफर रहे। अगर आप देखोगे एल्फ्रेड वेगनर के लिए बोला जाता है, जब वो ग्रीनलैंड गए स्टडीज करने, तो ही हैज ब्रॉट सर्टेन डॉग्स, क्योंकि वहां पे स्लेज के द्वारा जाया जाता है, ग्रीनलैंड परमाफ्रॉस्ट रीजन है, स्लेज के द्वारा जाया जाता है, तो कुत्तों की जरूरत है, तो ही बॉट सर्टेन डॉग्स एंड ही बॉट सर्टेन पोनीज, क्योंकि सामान है, लगेज है, साइंटिफिक इक्विपमेंट है, तो उनको कैरी करने के लिए पोनीज उन्होंने लिए। 2 दोस्त गए ग्रीनलैंड में सर्वे करने, रिसर्च कर रहे हैं, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में जान रहे हैं, फॉसिल्स को निकाल रहे हैं। अपनी एक उन्होंने इग्लू बनाया, उस इग्लू में उन्होंने मैनुअली 25 मीटर तक उसको ड्रिल कर डाला। आइस को कितना रिस्क रहा होगा कि आइस को आप ड्रिल कर रहे हो, कि ग्रीनलैंड तो ऐसा हो सकता है कि इट मस्ट बी फ्लोटिंग ओवर द वाटर, तो वो गिर सकते थे, मर सकते थे। और ऐसी हालातों में उन्होंने स्टडीज करी, ऐसे सब फ्रीजिंग टेम्परेचर में उन्होंने स्टडीज करी। और उनके लिए बोला जाता है कि ही रैन आउट ऑफ फूड, वो इतना आगे निकल गए थे कि आसपास वेजिटेशन है नहीं, ही रैन आउट ऑफ हिज फूड फॉर मंथ्स, ही एट हिज डॉग एंड पोनीज। वो अपने साथ जो कुत्ते ले गए थे, जो पोनीज ले गए थे, उनको मार के खाना पड़ा। एंड टिल ही एट ऑल ऑफ हिज डॉग एंड पोनीज, तब जाके उनको एक विलेज मिलता है जहां पर उनको खाने की व्यवस्था होती है। तो ऐसी स्थितियों में इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया। से आप 150 साल पहले की कल्पना करो, जब ज्योग्राफर इतना स्ट्रगल कर रहे थे, जब अलग थ्योरिस्ट भी, अलग अलग फील्ड के थ्योरिस्ट भी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं साइंटिफिक डेटा के लिए।
तो हमारे पास इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, हम सेफ हैं। कहीं पे जाके अगर हमें अंटार्कटिका में भी स्टडीज करनी है तब भी हम रिलेटिवली सेफ हैं, क्योंकि हमारे पास वो सेफ्टी गियर्स हैं, वो इक्विपमेंट हैं, वो टेक्नोलॉजी है जो हमें जिंदा रख सकती है। लेकिन उस दौर में शायद ऐसा नहीं रहा। तो उसी दौर के वॉल्टर बैंक है, ये डेविस को क्रिटिसाइज करते, कहते हैं डेविस सारी बातें ठीक बोल रहे हैं, डेविस के डेटा बहुत अच्छे हैं, डेविस की स्टडीज बहुत अच्छी है, लेकिन डेविस जो बात बोल रहे हैं कि लैंडफॉर्म अचानक से, डेविस क्या बोलता है कि अचानक से जो है लैंडफॉर्म राइज करते हैं, उसके बाद इरोजन शुरू हो जाता है। यहां पे क्रिटिसिज्म है वॉल्टर बैंक का, और ये इस चीज को वो निंदा कर रहे हैं, चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि द लैंडफॉर्म्स, डेविस कहता है लैंडफॉर्म इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। वो तीन आउटकम कहता है। लैंडफॉर्म जैसे दिखते हैं निर्भर करता है वो किस रॉक के बने हुए हैं, रॉक कैसी रखी गई है, स्लोप कैसा है रॉक का, दूसरा कौन सा प्रोसेस लगा रॉक पे, विंड ने काम किया कि ग्लेशियर ने किया कि वाटर ने किया, और कितने समय तक किया। तो इस चीज को वो बात कर रहे हैं। लेकिन वॉल्टर बैंक कह रहे हैं सिंपल फंडा है जी, जो हमारे लैंडफॉर्म्स है इट इज द आउटकम ऑफ इंटरप्ले ऑफ टू थिंग्स। कहता है दो तरफा फोर्सेस हैं अर्थ के ऊपर, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस जो हम लोगों ने पहले पढ़े, एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस। कहता है ये दो फोर्सेस हैं जिन्हों काम कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, एंडो एंड एक्सो, इनके इंटरप्ले से जो बन रहा है वो है लैंडफॉर्म। इस तरह का आप फ्लो चार्ट मेरे साथ बना के, तो लैंडफॉर्म इज द आउटकम ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। आप देखो डेविस जब काम कर रहा है, अगर आप याद करो प्लेट टेक्टोनिक आपने मेरे साथ पढ़ लिया, डेविस जब काम कर रहा है तो उसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि थ्योरी नहीं आई थी। आप देखो उसे प्लेट टेक्टोनिक का भी कोई आइडिया नहीं है, तो डेविस अपनी थ्योरी में कोई भी एंडोजेनिक फोर्सेस की बात नहीं कर रहा। लेकिन वॉल्टर बैंक ये शब्द कहां से लेकर आ गया कि लैंडफॉर्म में एंडोजेनिक फोर्सेस भी होंगे। तो कहते हैं कि ही हैड अ सर्टेन आइडियाज, ऑल्दो ही हैड नॉट explicitly mentioned anywhere, but he had a certain idea of plate tectonic। क्योंकि ये कह रहा है जिस तरह से डेविस ने बात बोली है कि लैंडफॉर्म अचानक से खड़े हो गए, तो ये कह रहा है ऐसा नहीं होता। इसकी अंडरस्टैंडिंग कहती है, इसने शब्द नहीं इस्तेमाल किया प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, ये थोड़ी सी हिंट ड्रॉप करता है। कहता है कि जो मूवमेंट एंडोजेनिक फोर्सेस आर स्लो फोर्सेस, और ये बहुत समय लगा है पहाड़ों को बनने में। डेविस जो कहता है एकदम से बने हैं, रातों रात नहीं बना है पहाड़, तो कहते हैं इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं हमें हिंट्स मिलती हैं प्लेट टेक्टोनिक की, तो ये प्लेट टेक्टोनिक के आइडियाज को भी कैरी कर रहा है। तो ये कहता है कि ये जो माउंटेन बना है ये 3 स्टेजेस से गुजरता है। डेविस ने भी 3 स्टेजेस बोली, कहता है ये 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस डिपेंड करती हैं कि कौन सा फोर्स कितना एक्टिव था किस समय में। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज में कहता है एंडोजेनिक फोर्सेस, ईडी लिख रहा हूं मैं, एंडोजेनिक, ईजी लिखूंगा एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस से बहुत अधिक होते हैं, कि नीचे से इतना फोर्स आ रहा है कि लैंड मास ऊपर को ही इरेक्ट होगा, चाहे जितनी नदियां बह जाएं, जितने ग्लेशियर लग जाएं, इसको डेन्यूट करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन एंडोजेनिक फोर्सेस उसको ओवर पावर करता है। तो इसके कंसिडरेशन में एक्सोजेनिक फोर्सेस, अगर नदियां 2 मीटर पहाड़ को काटती है तो एंडोजेनिक फोर्सेस 4 मीटर पहाड़ को खड़ा कर देते हैं। तो एट द एंड आपको कभी भी पहाड़ छोटा होता हुआ नहीं दिखेगा, बढ़ता हुआ ही दिखेगा। हाँ, रेट 4 मीटर पर ईयर नहीं होगा, रेट 2 मीटर रह जाएगा, क्योंकि 4 मीटर जैसे आप 4 कदम आगे चले 2 कदम पीछे आगे, तो इफेक्टिवली आप 2 कदम चले। ऐसे ही पहाड़ 4 मीटर उठे तो 2 मीटर कट गए, लेकिन फिर भी 2 मीटर तो बढ़े, अगले साल फिर 2 मीटर बढ़े। तो कह रहा है इस गति से लैंडफॉर्म बढ़ रही है। तो पहली स्टेज ये बोलता है, इसने भी 3 स्टेजेस की बात करी, ठीक, लेकिन इसने शब्द स्टेज नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि स्टेज जो है अंग्रेजी का शब्द है, ये जर्मन है। ये भाषा क्या यूज करेगा, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, आगे ये नाम भी आपके समक्ष आएंगे। ये नाम है, जैसे कोबर में जर्मन वोकैबुलरी थी, एल्फ्रेड वेगनर की जर्मन वोकैबुलरी थी, पेंजिया, पेंथिलासा, ऐसे ये कहता है एंटविक लंग, LUNG। नाम थोड़ा कठिन है, मैंने तो इतने साल पढ़ा है तो मुझे याद हो गया, आपको तो रट्टा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ये कहता है एंटविक लंग, 3 स्टेजेस को बोलता है। एंटविक लंग का मतलब है, ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। इसका मतलब है कि पहली स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म डिफरेंटली होगा, सेकंड स्टेज में अब कहता है, सेकंड स्टेज को कहता है कि एंडोजेनिक फोर्सेस आज भी काम कर रहे, उतनी गति से नहीं कर रहे। तो मींस कहता है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, कि लैंडफॉर्म 2 मीटर उठ रहा है, पहले 4 मीटर उठ रहा था, अब 2 मीटर उठता है।
लेकिन 2 मीटर कट जाता है। तो अब जो इसकी ऊंचाई है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। अब वो ना बढ़ रही है ना घट रही है। पहले ऊंचाई क्या है, बढ़ रही है। तो कहता है दिस स्टेज इज वैक्सिंग। वैक्सिंग शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, कि आप इसको ऐसे याद रखो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा ये शब्द एक जगह पढ़ा, बहुत अच्छा शब्द, तो मेरे को याद हो गया वहां से। दो शब्द हैं, वैक्सिंग एंड वेनिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है बढ़ना, WANNING। वेनिंग का मतलब होता है घटना। तो नेहरू एक बार अपनी ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, कहते हैं जेल में नेहरू बहुत लंबे समय रहे। तो जेल में जब वो रहे तो वो कहते हैं यार, जब जेल में रहते हैं तो बड़ी बोरियत हो जाती है, क्योंकि जेल में बहुत ज़्यादा काम नहीं है करने को। तो कहता है कि अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है तो आप अगर जेल में 4-5 साल रहोगे तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि करने को कुछ है नहीं। आदमी खाली नहीं बैठ सकता, आप 1 घंटा खाली नहीं बैठ सकते, और आपको कई सालों तक खाली बैठना है और एक छोटे से कमरे में बैठना है। तो क्या करोगे आप? तो कहता है आदमी पागल होते थे जेलों के अंदर। तो कहता है कि मैं बुक्स रीडिंग का शौकीन था। अब वहां पे घड़ी नहीं है, छोटी सी खिड़की है जिससे नेहरू बाहर देखते हैं। तो उस खिड़की से बाहर देखते हुए नेहरू जी बोलते हैं, कहते हैं आई सॉ द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून। मैं मून को बढ़ते और घटते हुए देखा है। आई ऑब्जर्व्ड मून एंड आई कुड नो द डेट्स। क्योंकि अब चांद का आपको पता है कि 14 दिन में जो है पूर्णमासी से अमावस्या से आ जाएगी, पूर्ण फुल मून टू हाफ मून, हाफ मून टू फुल मून, और ये चक्कर चलता रहेगा। तो विद द वैक्सिंग एंड वेनिंग, क्रेसेंट मून हो रहा है, कभी फुल मून हो रहा है, कभी नो मून हो रहा है, तो आई कुड एबल टू रिकॉल द डेट्स। तो कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो वहां से मेरे को ये शब्द याद है। तो पहली स्टेज को बोलते हैं वैक्सिंग स्टेज है। लैंडफॉर्म तेजी से उठ रहा है, फिर लैंडफॉर्म यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? एंडोजेनिक फोर्सेस। डेटा याद रखो, इससे आप रिलेट कर पाओगे। पहले 4 मीटर की ऊंचाई से बढ़ता था, 2 मीटर कट जाता था। डेविस नहीं बोल रहा, डेविस कहता है लैंडफॉर्म खड़ा हो गया, उसके बाद टूटना ही शुरू हुआ। तो डेविस की जो तीनों स्टेज हैं, यूथफुल, मैच्योर और सिनाइल स्टेज, इन तीनों में एक्सोजेनिक फोर्सेस का वर्णन है। एंडोजेनिक की बातें नहीं कर रहा, ये एंडोजेनिक की भी बातें कर रहा है। ये कहता है सेकंड स्टेज में, जो अर्थ के अंदर से, इसको भी नहीं ज्यादा आइडिया, बस इसको फोर्स का नाम पता है, एंडोजेनिक। तो कहता है कि जिस रफ्तार से पहले जो फोर्स लग रहा था वो रफ्तार घट गई, अब लैंडफॉर्म स्टेबल हो गया है। जितना बढ़ता है उतना ही घट जाता है, तो वो स्टेबल रहता है। अगर इसकी हाइट अब 10 किलोमीटर की थी तो वो 10 किलोमीटर रहेगी, क्योंकि 2 मीटर उठा, 2 मीटर ग्लेशियर और नदियों ने काट दिया। थर्ड स्टेज आती है, अब अंदर से लैंडफॉर्म पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स घट गया है। तो थर्ड स्टेज मेरे पीछे छुप रहा है, मैं हट साइड हो जाऊंगा। थर्ड स्टेज में एंडोजेनिक फोर्सेस इज लेस देन एक्सोजेनिक फोर्सेस। अंदर से फोर्स लगना बंद हो गया और बाहर से नदियां काट रही है। उस दिन क्या होगा? लैंडफॉर्म कटना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। और मींस दिस इज द स्टेज जहां पे लैंडफॉर्म की हाइट जो है, अब हाइट डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज में एक्सेलरेशन है, सेकंड में यूनिफॉर्मिटी है, थर्ड में डिक्रीज है। इनको अपने हाथ से लिखो, तब याद होगा। वॉल्टर पैंक की, क्योंकि मैंने बोला जर्मन शब्दावली है, कॉम्प्लिकेट कर देता है ये चीजों को। तो ये 3 स्टेजेस हैं, आपने मोटा मोटा समझना है। नोट्स पढ़ोगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर? तो ये 3 स्टेज है। डेविस को याद करो, मैं जानबूझ के आपको बार बार दोनों में कंपैरेटिव व्यू दे रहा हूं, कि अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया, 10 नंबर में, वो कहते हैं ड्रॉ द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन डेविस एंड पेंक, वहां फंस जाओगे, क्योंकि आपको थ्योरी पूरी आती है। आप लिखने गए थे 5 पेज डेविस पे, लिखने गए थे पेंक पे 5 पेज, उन्होंने 10 नंबर में पूछ ले, लिखने हैं 2.5 पेज दोनों में मिला के। तो आपने बिल्कुल फिर क्रिस्प और क्रिस्टल क्लियर लिखना, आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं घुसना, आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। क्योंकि मैंने बोला भी है कि टफर साइड पे पेपर जा सकते हैं, तो हमने हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो ये कहता है कि डिक्रीज हो रहा है, लैंडफॉर्म टूट रहा है। डेविस जो है, इसकी जो थर्ड स्टेज है ना, डेविस यहां से कहानी शुरू कर रहा है, क्योंकि वो एंडोजेनिक फोर्सेस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो केवल एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहा है। एक्सोजेनिक फोर्सेस मैक्सिमम एक्टिव इस स्टेज के अंदर है डेविस के अकॉर्डिंग। पेंक भी यही कह रहा है, लेकिन पेंक पीछे की भी बातें कर रहा है। तो इस तरह से पेंक अपना ऑल्टरनेट मॉडल देता है, और वो उन स्टेजेस को भी कवर करता है जब लैंडफॉर्म डिक्रीज होने से पहले लैंडफॉर्म बन रहे थे। तो वो कहता है इरोजनल प्रोसेसेस विल गो हैंड इन हैंड विद द एंडोजेनिक फोर्सेस। बस वो इतनी बात अलग कह रहा है, बाकी सारी चीजें इनकी सेम। क्लियर? अब ये थोड़ी सी डिटेलिंग की बात कर रहा है। ये डेविस का मॉडल है, फिर से मैं ये जान के क्यों दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर पाओ। डेविस कह रहा है कि जिस दिन, अब इसने देखो, डेविस ने ये वाला जो टाइम फ्रेम है जब लैंडफॉर्म खड़ा हुआ, ये पूरा टाइम फ्रेम है। ये मान लो 10 लाख साल है ना, 1 मिलियन ईयर्स का टाइम फ्रेम मान लिया इसको, कि एक लैंडफॉर्म, वैसे तो 10 लाख तो कम ही होगा अगर मैं इसको लेके चलूं, तो 1000 मिलियन ईयर्स का टाइम फ्रेम हो सकता है। ये 1 बिलियन ईयर्स लग सकते हैं इस पूरे लैंडफॉर्म को टूटने में, इतना टाइम लेते हैं पहाड़। अरावलीज बहुत ज्यादा पुराने हैं, बिलियंस में इनकी एज है अरावलीज की, बिलियंस में, अभी भी नहीं टूटे पूरी तरीके से।
ठीक, तो इसी तरीके से बिलियंस में तो नहीं है, हाफ बिलियन 500 मिलियन ईयर्स बोल सकते हैं। तो एक लैंडफॉर्म को टूटने में 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो वो कहता है कि जो शुरू का टाइम फ्रेम है ना वो बहुत छोटा है। डेविस कह रहे हैं अचानक से खड़े हो गए, बैंक मना कह रहा है ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। अब आप हिमालयस का एग्जांपल ले लो। हिमालयस के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, POMP, प्लायोसिन, इयोसिन, ऑल्यूसिन, मायोसिन एंड पायोसिन। तो इस टाइम फ्रेम में हिमालयस टर्शरी पीरियड में खड़े हुए। तो ये जो पूरा टाइम फ्रेम है ये ही 30 to 40 मिलियन ईयर्स का है। 300 से 400 लाख साल हो गए हिमालयस को बनते हुए। आज भी बड़े हो रहे हिमालयस, आज भी बड़े ही हो रहे हिमालयस। हम कहते हैं ना धीरे धीरे ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस है कि वो परसेप्टिबल नहीं है, उसकी कैलकुलेशन होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बढ़ रहे हैं। तो अभी भी हिमालयस का बनना चालू है। तो 300-400 लाख साल तो हो ही गए। तो ये रातों रात का फिनोमिना तो नहीं होगा। तो इन सारी बातों को देख के हमें ऐसा लगता है कि पेंक वॉज मोर एक्यूरेट देन डेविस, जब वो लैंडफॉर्म्स को कहता है कि वो बहुत स्लोली डेवलप होते हैं। क्लियर। अब पेंक को आउटडेट कर जाता है डेविस, क्योंकि पेंक के बाद मरता है डेविस। जब डेविस की पेंक की थ्योरी आती है तो डेविस जो है अपनी थ्योरी को करेक्ट करने शुरू होता है। कहता है मैंने तो ऐसा इसलिए बोला था कि ताकि लोगों को जो है इजीली बात समझ में आ जाए। मैं इरोजन की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं रेदर देन एंडोजेनिक की तरफ। वो अपने को ऐसे जो है डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो अब क्योंकि उस टाइम पे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस टाइम पे एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में सब लोग अभी स्टडी की फेज में है, कोई कंक्लूजन की तरीके में बोल नहीं पा रहा। क्लियर। तो डेविस कहता है कि यहां से डेविस का मॉडल शुरू होता है और ये तकरीबन वॉल्टर पेंक की थर्ड स्टेज है। क्लियर। यहां से डेविस की फर्स्ट सेकंड की डेविस कहता है कि पहले लैंडफॉर्म तेजी से कटाई करते हैं, फिर लेटरल इरोजन बढ़ जाता है और उसके बाद मोनड नॉक्स और जो है पेनिप्लेन डेवलप हो जाता है। ये डेविस कहता है। पेंक बोलते हैं ऐसी बात नहीं थी। पेंक इसको देखो कितना लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं। वो कहते हैं पहले लैंडफॉर्म बहुत तेजी से डेवलप होता है एंडोजेनिक। ये देखो ये जो ऊंचाई है ये एंडोजेनिक फोर्सेस की, ये एंडोजेनिक फोर्सेस बहुत तेजी से चल रहे हैं। फिर एंडोजेनिक फोर्सेस स्लोप से पता चल जाता है कि एंडोजेनिक फोर्सेस उतनी तेजी से नहीं चल रहे। मींस अगर लैंडफॉर्म पहले 4 मीटर की ऊंचाई से उठ रहा था, आज 3 मीटर की ऊंचाई से उठ रहा है। अब 2 मीटर की ऊंचाई से उठ रहा है और इरोजन जो है वो 2 मीटर ही था पहले से, कि इरोजन 2 मीटर कम कर रहा था ऊंचाई को। तो मींस आप देखोगे कि यहाँ पे 2 घट गए तो 2 मीटर, यहाँ 2 घट गए तो 1 मीटर। यहाँ लैंडफॉर्म अब यूनिफॉर्म हो गया, 2 - 2 = 0। तो मींस अब लैंडफॉर्म उतनी तेजी से उठ रहा है उतना ही कट जाता है। फिर अब क्या है, इरोजन फोर्सेस ओवरराइड कर जाते हैं, क्योंकि अब एंडोजेनिक फोर्सेस लगने बंद हो गए हैं। तो एंडो ने अपना रोल बंद कर दिया। तो अब लैंडफॉर्म यहां से डेविस शुरू होता है, क्योंकि डेविस के सारे लैंडफॉर्म डिक्लाइनिंग साइड पे ही है। तो वो कहता है कि यहाँ पे अब जो है टूटने लग गए लैंडफॉर्म और नीचे की तरफ आ गए। और लास्ट में जो है जैसे डेविस कहता है मोनड नॉक्स बचे हैं। इसका शब्द अलग है, ये जर्मन भाषा में इन्हीं को इंसलबर्ग कहता है। इंसलबर्ग सेम चीजें हैं, मोनोटॉग और इंसलबर्ग, इन टर्म्स ऑफ उनकी शक्ल कैसी है। पेनिप्लेन की बात कर रहे हैं तो ये इंसलबर्ग शब्द इस्तेमाल कर रहा है और ये कहता है कि बेस लेवल तक इरोजन हो जाता है। तो ये डेविस और पेंक में डिफरेंस है। पेंक को और डिटेल में जाते हैं। अब पेंक बोलता है, ये देखिए ये पेंक का मॉडल है। पेंक कहता है एंडो और एक्सो लगातार साथ साथ चलते रहते हैं और हमेशा एंडो और एक्सो का इंटरप्ले है। एंडो प्लस एक्सो आप लिख सकते हो गो हैंड इन हैंड। ठीक, ये दोनों ही चलते रहेंगे। डिपेंड करेगा किस समय कौन सा डोमिनेट करेगा फीचर और लैंडफॉर्म उसी दिशा में। ये लैंडफॉर्म को डिक्रीज करता है, ये शब्द लिख लो, एंडो लैंडफॉर्म को इंक्रीज करता है और जो फोर्स ज्यादा प्रबल होगा वो अपनी तरफ लैंडफॉर्म को ले जाएगा। अगर एंडो, अभी तक मैंने क्या बोला था, शुरू की 2 स्टेजेस में एंडो डोमिनेट करता है तो लैंडफॉर्म बढ़ता ही है, चाहे वो बढ़ने की दर घट जाए। ध्यान से सुनो, बढ़ने की दर पहले तेज होती है फिर घटती है, फिर एक दिन एंडो रुक जाता है। जैसे आप बहुत तेज भागोगे, आप एकदम नहीं रुकोगे, आप बहुत तेज भागोगे, थोड़ा स्लो डाउन होगे, फिर रुक जाओगे। ऐसे ही एंडो है, पहले बहुत तेज चल रहे हैं एंडो फोर्सेस तो लैंडफॉर्म तेजी से ऊपर जा रहा है। आप बहुत तेजी से डिस्टेंस कवर कर लेते हो ना तो लैंडफॉर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उसके बाद आप स्लो डाउन हो गए, लैंडफॉर्म अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। हिमालयस पहले 2 मीटर पर ईयर बढ़ रहे थे, अब वो 1 मीटर पर ईयर बढ़ रहे हैं। अब वो स्टैग्नेंट हो गए, क्योंकि जितना वो बढ़ते हैं उतना ही उनका इरोजन हो जाता है। फिर एक दिन एंडो बिल्कुल ठंडे पड़ गए, फोर्सेस लगने बंद हो गए। अब इरोजन तो चल ही रहा था, वो कटाई शुरू हो गई और वो घटने लगे। तो इस हिसाब से एक्सो डोमिनेट कर जाते हैं लास्ट में, क्योंकि एक्सो हाइट से रिलेटेड है। जब तक ऊंचाई है एक्सो तो चलेंगे ही चलेंगे।
एंडो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। जब इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म ऊंचे उठ रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक एक्ट कर रही थी, थर्मल कन्वेक्शन करंट चल रहे थे, जब थर्मल कन्वेक्शन करंट ठंडे पड़ जाएंगे उस दिन लैंडफॉर्म अपनी ऊंचाई को उठाने बंद कर देगा, उस दिन तो इरोजन ही इरोजन है। क्लियर? तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस मैं आपको साथ साथ दे रहा हूं, तो ये इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करेगा। अब इसकी शब्दावली में और देखिए, ये फर्स्ट स्टेज को जिस टाइम पे एंडो, अब फर्स्ट स्टेज जिस टाइम पे एंडो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, उस स्टेज को नाम क्या दिया? वैक्सिंग, एक्सेलरेशन, फास्ट। सेकंड स्टेज को नाम क्या देता है? यूनिफॉर्म। अब क्या है कि एंडो और एक्सो ऑलमोस्ट टेंडम में आ चुके हैं, लास्ट में एंडो ठंडा पड़ गया, एक्सो काम कर रहा है, लैंडफॉर्म वेन मींस डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सो डोमिनेट कर गया है। तो ये शब्दावली इस्तेमाल करेगा। बाकी इसके जो जर्मन वर्ड है मैं बताता चला जाता हूं। तो ये देखो, ये कंपैरेटिव, ये डेविस की मॉडल है, ये केवल डिक्रीजिंग की बात कर रहा है शुरू से, लेकिन ये क्या कह रहा है? धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई अपनी पीक पे पहुंचेगी, फिर घटेगी। तो इसका मॉडल रियलिस्टिक है। आप एग्जांपल डाल सकते हो हिमालयाज के कंटेक्स्ट में। क्यों मैंने बोला पेपर 1 और पेपर 2 को आप हिमालयाज की बात लिखोगे, जब पेंग को लिखोगे तो आप बोलोगे हिमालयाज को अगर देखा जाए तो हिमालयाज आज भी अपनी ऊंचाई को ऐसा लगता है बढ़ा रहे हैं, तो मींस अभी एंडो और एक्सो का इंटरप्ले अभी भी चल रहा है। क्लियर है जी बात? अब इसकी शब्दावली से वाकिफ कराता हूं। पेंग के साइकिल ऑफ इरोजन में ये मोटा मोटा 5 स्टेज की बात कर रहा है। वैसे तो मुख्य तौर पर 3 स्टेज है। एंटविक लंग मींस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को पेंग बोल रहे हैं कि 3 स्टेज में लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होती है। लैंडफॉर्म बनने से पहले जो लैंडफॉर्म है, आज पहाड़ बनने से पहले जो जमीन रखी गई है, उसको इसने नाम बोला प्राइमा रम्फ, RUMPF। रम्फ कॉमन है और ये एंड रम्फ और प्राइमरा रम्फ लास्ट में ये बचेगा। ये क्या है? एक टाइप का पेनी प्लेन, ये लिख लो आप, पेनी प्लेन। क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, ये आपको रिकॉल ज्यादा करवाएंगे। ये थ्योरी होगी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी, जो मैंने नोट्स दिए हैं प्रिंटेड वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। लास्ट में याद यही रहना है, आपको कहानी तो पता ही चल गई, कीवर्ड्स यही हैं, इन्हीं के अराउंड आपने पिरोना है, बुनना है। बुन अपनी भाषा में लोगे, समझ आ गए कॉन्सेप्ट, बुन यहीं पे लोगे। तो ये लास्ट की कहानी है, तो अपने हाथ से लिखोगे तो आपको रिकॉल करेगा। तो पेनी प्लेन रह जाते हैं। इसकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इनमें बीच बीच में क्या खड़े हैं? मोनड नॉक्स की जगह ये वर्ड क्या यूज करता है? इंसलबर्ग। डेविस बोलता है मोनड नॉक्स। ये शब्दावली का ध्यान रखना आपने, ठीक है? तो ये कहता है प्राइमरा रम्फ है। प्राइमरा रम्फ इससे पूछते क्या है? कहता है फास्टन बेन है। अपनी और शब्दावली यूज करें, फास्टन बेन। वो कहते हैं फास्टन बेन क्या होता है? वो कहते हैं फास्टन बेन का मतलब है एक ऐसा लैंडफॉर्म जहां थोड़े बहुत पहाड़ हैं, समतली सी जमीन है, अंडुलेटिंग लैंड है, कुछ ऐसा सा रखा हुआ लैंड है। अब इस पे फोर्स लगना शुरू होगा। जब इस पे फोर्स लगना शुरू होगा तो फर्स्ट स्टेज आएगी ऑब्स्टिस्टिजेंडे। तो फर्स्ट स्टेज को ये कहता है, अगर इन 5 में डिवाइड करो तो प्राइमरा रैंप है, इनिशियल सरफेस और प्राइमरी पेनी प्लेन। पेनी प्लेन को हम कैसे दिखाए जाते हैं कि एक आध इंसलबर्ग है, समतली जमीन है, इंसलबर्ग है और ये जमीन है, इसको ये पेनी प्लेन बोल रहा है। कहता है इस पेनी प्लेन पे अब एंडोजेनिक फोर्सेस काम करना शुरू हो गए। तो जैसे ही काम करना शुरू हो गए तो फर्स्ट स्टेज को ये बोलता है अभी एंडोजेनिक फोर्सेस बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, तो वो लैंडफॉर्म को बड़ी तेजी से उठा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसका नाम है, नाम टेक्निकल है, ऑब्स्टिजेंडे। 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार लिख के देखोगे स्पेलिंग को याद हो जाएगा। जेंडे कॉमन है आने वाले सारे लैंडफॉर्म में, और एंटविक लंग का मतलब है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो फर्स्ट इज वैक्सिंग रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। बहुत तेजी से लैंडफॉर्म डेवलप होता है। क्यों? एंडोजेनिक फोर्सेस, आप लिख सकते हो एंडो डोमिनेट एक्सो हियर। क्लियर? अब यहां पे क्या होता है? एक्सेलरेटेड रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ये कीवर्ड है एक्सेलरेटेड, ये आपने वर्ड यूज करना है। वैक्सिंग इज द कीवर्ड, ये यूज करना है। रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एक्सीड रेट ऑफ वैली डीपनिंग। क्यों? एक्सोजेनिक क्या करेंगे? एक्सोजेनिक आपको पता है क्या करते हैं? वैली डीपनिंग। ये कीवर्ड्स है, हमने डेविस में तो पढ़ी लिया आधे कीवर्ड। वैली डीपनिंग, और क्या बोला जाता है इसको? रिकॉल करो, वर्टिकल इरोजन। और क्या बोला जाता है? वैली इंसीजन, वैली इंसीजन। और क्या बोला जाता है? एक और कीवर्ड, डाउन कटिंग, डाउन कटिंग। तो कहता है ये पहले दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन ये उतना तेज नहीं है। डेटा क्या लिखोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 2 मीटर की कटाई होती है, लेकिन 4 मीटर की अपलिफ्टमेंट होती है। तो नेट रिजल्ट क्या है? लैंडफॉर्म विल अपलिफ्टेड।
बाय रेट क्या हो जाएगा, अप 2 मीटर। तो इस तरीके से लैंडफॉर्म उठ रहा है। एब्सोल्यूट रिलेटिव हाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो कहता है एब्सोल्यूट हाइट हमेशा बड़ी रहेगी। क्यों, लैंडफॉर्म उठ ही रहा है। तो डेविस क्या कहता था, एब्सोल्यूट हाइट रीच हो गई, अब वो और ऊंची नहीं होगी। वो उस दिन से बात कर रहा है जिस दिन एंडो कुछ एक्ट ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है एब्सोल्यूट हाइट कांस्टेंट है, उसकी कभी इंक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट। ये कहता है एब्सोल्यूट हाइट हमेशा, एब्सोल्यूट हाइट मींस इस स्टेज में एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज होगी। रिलेटिव के लिए पूछता है, कहता है जी रिलेटिव भी बढ़ेगी, कैसे जी। रिलेटिव का फंडा देखो, ये देखो, ये लैंडफॉर्म है आज का, ठीक। इस पहाड़ की ऊंचाई है 10 मीटर। इसमें अब डाउन कटिंग तो चली रही है पहले दिन से। अगले दिन क्या हो गया, ये पहाड़ 12 मीटर का हो गया, एक तो पहले अगले साल। ऊपर से नीचे भी डाउन कटिंग शुरू हो गई। डाउन कटिंग तो पहले दिन से चल रही थी, तो ये 2 मीटर नीचे को बढ़ा, ठीक है, डाउन कटिंग हो गई। और 2 मीटर ये ऊपर को उठने का फोर्सेस। एक्सो के एंडो का रेट आपको पता ही है 4 मीटर था, एक्सो का रेट क्या था 2 मीटर। ये डेटा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डेटा से ही आपको बाद में चीजें कंक्लूड होंगी। तो मींस नेट कितना था ऊंचाई इसकी 2 मीटर की। तो आज इसकी एब्सोल्यूट हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर तो था ही पहले से, ठीक। एब्सोल्यूट हाइट कितनी हो गई, 2 मीटर की ऊंचाई हुई, तो एब्सोल्यूट हाइट इज 12 मीटर। रिलेटिव हाइट देखो, अब ये जो माउंटेन है इसके यहां से यहां 2 मीटर नीचे गया और यहां 2 मीटर ऊपर को उठ गया, तो इसकी नेट ऊंचाई भी बढ़ गई है। तो रिलेटिव हाइट विल ऑलवेज इंक्रीज इन दिस फेज। रिलेटिव हाइट डेविस भी यही बोलता है, डेविस की भी पहली स्टेज में रिलेटिव हाइट, क्योंकि वैली कटिंग हो ही रही है और वो कहता है कि स्लोप पीक नहीं टूटेगी लेकिन वैली तो डीप होती रहेगी, तो उसकी भी रिलेटिव हाइट इंक्रीज होती है। तो यहां पर ये कहता है जो हमारी पेंग की स्टेज है, ये कहता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बोथ विल इंक्रीज। ये कीवर्ड आपने जरूर लिखना है, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा आपको कॉन्सेप्ट में पकड़ है। अगर नहीं समझ आए ये डेटा लिखो, फिर आपको समझ आएगा कि भाई ये एब्सोल्यूट। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये कैसे बढ़ा कैसे घटा, विजुअलाइजेशन नहीं होती, तो इसको दोबारा से एक बार डेटा को लिख लेना। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, आपकी एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव हाइट बोथ विल इंक्रीज। तो ये मेरे साथ फ्लो चार्ट बनाते जाओ, आप ये एक बातें लिखो बस कीवर्ड, बाद में यही काम आएगा। लास्ट में क्या कहता है, स्लोप कन्वेक्स। कन्वेक्स का फंडा मैंने बता ही दिया था। कन्वेक्स स्लोप कैसा होता है, ये पहाड़ है, इसकी कटिंग हो रही है, ये वैली डीपनिंग ऐसे होती है, वैली डीप हो रही है, कन्वेक्स स्लोप। तो स्लोप विल बी कन्वेक्स। तो कन्वेक्स स्लोप का ये एग्जांपल है, ऐसा पहाड़ दिखेगा, ऐसे स्लोप कन्वेक्स होगी। लेटरल इरोजन नहीं हो रहा, लेटरल होगा तो स्लोप कैसे हो जाएगी, ऐसी। अभी स्लोप कैसी है, ये कन्वेक्स है, ये क्या है, ये फर्क है। क्लियर है। तो ये चीज ये बोल रहा है, कहता है कन्वेक्स स्लोप है। तो फर्स्ट स्टेज के कीवर्ड याद करेंगे, पहला कि चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एंडो और एक्सो दोनों चलेंगे, लेकिन एंडो बहुत तेज है इसलिए इस स्टेज को बोला जाएगा वैक्सिंग रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, एक्सेलरेटेड रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। दूसरा वैली डीपनिंग होता रहेगा, वैली डीपनिंग रहेगा, वैली इंसीजन रहेगा, डाउन कटिंग होती रहेगी, ये सारे काम होते रहेंगे। लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज होगी, रिलेटिव हाइट इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि एंडोजेनेटिक फोर्सेस, लिख सकते हो एंडोजेनिक फोर्सेस विल डोमिनेट एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो इसलिए ऊंचाई लगातार बढ़ती रहेगी। स्लोप क्या होगी, स्लोप के बारे में जरूर बात करनी है, कन्वेक्स, क्योंकि स्लोप डेवलपमेंट मॉडल अलग है, यूपीएससी में दे रखे, हिमाचल में नहीं दिए हुए, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए इन शब्द का, तो स्लोप के बारे में लिखना है। डेविस में भी मैंने आपको लिखवाया था। क्लियर। यहाँ पे डेविस की शब्दावली यूज कर सकते हो। अगर केवल पेंका है तो बोलोगे इस स्टेज में एनर्जी बहुत हाई होती है रिवर की, चैनल ग्रेडियंट। उन शब्दों को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। सेम डेविस से कोरिलेट करोगे, एनर्जी बहुत हाई है, स्पीड ऑफ रिवर विल बी वेरी फास्ट, तो इसलिए डाउन कटिंग भी बड़ा डोमिनेट करेगी। अब कहता है कि जी सेकंड देखो, अब ये पहली स्टेज थी जब लैंडफॉर्म ऊपर की दिशा में, देखो उठ ही रहा है ना लगातार लैंडफॉर्म, पहले यहाँ पे था, फिर देखो ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया और ऊंचा हो गया, तो लैंडफॉर्म तो लगातार चल रहा है। लेकिन डेविस में अगर याद करो यहाँ पे एब्सोल्यूट हाइट क्या थी, ये कहता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये क्या कहता है, एब्सोल्यूट हाइट, कंपैरेटिव व्यू इंक्रीज। डेविस कहता है रिलेटिव हाइट, ये कहता है इंक्रीज ही होगी क्योंकि डाउन कटिंग तो चल रही है, स्लोप नहीं टूट रही। ये दोनों याद होनी चाहिए इस लेक्चर को समझने के लिए। यहाँ पे रिलेटिव हाइट इंक्रीज होगी। इसका फंडा रिलेटिव हाइट इंक्रीज का क्या है, ये कहता है लगातार क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस काम करेंगे तो रिलेटिवली हाइट को भी ऊंचा करते रहेंगे। डेविस की एक सबसे बड़ी गलती में जो बात मैं बोला भी था कि डेविस कह रहा है यार लैंडफॉर्म बहुत समय तक, उसकी जो पीक है बहुत समय तक इरोजन को सस्टेन करेगी, वैली डीप होती रहेगी और एक दिन ये जो चोटी है वो भी टूटेगी। वो कहता है इसको टूटने में कई साल लगेंगे, वैली जल्दी टूट जाएगी। ये गलत बात है, दोनों साथ साथ ही टूटेंगे।
पेंग कहता है दोनों ही टूटेंगे, लेकिन क्योंकि एंडो इतनी तेज लगने की टूट भी रही है लेकिन उतना ही ऊपर उठ जाती है, तो उसका टूटा हुआ उसको महसूस नहीं होता, उसकी ऊंचाई फिर भी बढ़ती है। क्लियर है बात? तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ पेंग। स्टेज का नाम था ऑफ्स्टीजेंडे एंटीविक्लक। क्लियर? अब ये सेकंड स्टेज पे जाते हैं। देखिए ये थी स्टेज ऑफ्स्टीजेंडे एंटीविक्लक। इस स्टेज में क्या हो रहा है हमारा, बेसिकली रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इरोजन। ये डायग्राम आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, या अगर ऐप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देती तो पॉज करके इसको बना लो अपने हाथ से। आपके नोट्स के अंदर ये डायग्राम आई गेस मिसिंग है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम बना लीजिए। इसमें अगर आप देखोगे ये जो स्लोप है देखो कितनी तेजी से, और इसमें जो सेकंड स्टेज है ना वो यहीं से शुरू हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है डायग्राम में, ये जो गिलिचविच फॉर्मिगे है, फॉर्मिगे, ये एंटीविक्लक यहां तक है, क्योंकि ग्लिच के अंदर है ना 3 फेजेस हैं। ये वाला है, इसको बोला जाता है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। उसके बाद थर्ड स्टेज जो एब्स्टीजेंडे है ये यहां से शुरू हो रही है। ये थोड़ा सा डायग्राम को करेक्ट कर लेना, इसमें ये 3 स्टेजेस का मेंशन कर देना। पॉज कर लो, इसको एक बार अपने हाथ से बना लो। बहुत अच्छा डायग्राम है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अब जब अपने आइडियाज को एग्जामिनर को कन्वे करोगे तो वो अप्रिशिएट करेगा इस तरह के डायग्राम, क्योंकि ये कॉमन डायग्राम नहीं है, ये बहुत ढूंढे हुए डायग्राम्स है। तो अब सेकंड स्टेज पे आते हैं। फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई वाटर पेंग की। सेकंड स्टेज में कहता है एंडो और एक्सो का इंटरप्ले। वो कहता है अब एंडो जिस गति से बढ़ रहे थे, अभी मैंने डेटा, लास्ट डेटा याद करो, एंडो का लास्ट डेटा क्या था कि 4 मीटर उठ रहा था, लेकिन एक्सो उसको 2 मीटर कटाई कर रहा था, तो नेट रिजल्ट क्या है 2 मीटर का बढ़ना। ये डेटा याद है। सेकंड फेज में अब कहता है फेज शुरू हो गए, अब एंडो उतने फास्ट नहीं है, उतना दम नहीं रहा एंडो में, तो एंडो 3 मीटर उठते हैं, लेकिन एक्सो अभी भी खतरनाक है, ये 2 मीटर की कटाई कर रहे हैं। तो नेट रिजल्ट जो है, नेट रिजल्ट इज, अभी भी ऊंचाई बढ़ेगी लेकिन 1 मीटर से बढ़ेगी। पहली स्टेज में कहां बढ़ रही थी 2 मीटर से, मींस जो इसका एक्सीलरेशन है, वैक्सिंग है, वो उतना तेज नहीं रहा। अब व्यक्ति बहुत तेज नहीं भाग रहा, स्पीड स्लो डाउन हो गई है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्लो डाउन होना शुरू हो गया। ये देखिए, ये स्लोप को याद रखिए, देखो यहां पे स्लोप एंगल देख लो जरा नाप के, और ये वाला स्लोप एंगल नाप के देख लो। यहां स्लोप होगा 60 डिग्री का, यहां स्लोप कितना है 30 डिग्री का। स्लोप क्या डिपिक्ट कर रहा है कि लैंडफॉर्म जिस तेजी से जाएगा उस तेजी से नहीं बढ़ रहा। रेट, अब मैं जान के आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रेट 1 मीटर पर ईयर का हो गया, यहां रेट 2 मीटर पर ईयर से बढ़ रहा था लैंडफॉर्म, यहां 1 मीटर पर ईयर। मींस ग्लिच फॉर्मिगे आ चुका है, अब यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा है लैंडफॉर्म, अब वो अपनी एब्सोल्यूट हाइट को रिटेन करेगा। अब इस स्टेज में क्या होगा, एब्सोल्यूट हाइट का क्या होगा, एब्सोल्यूट हाइट विल इंक्रीज। एब्सोल्यूट हाइट में तो कोई गड़ी नहीं है, रिलेटिव हाइट, अब इसमें देखो रिलेटिव एब्सोल्यूट बढ़ रही तो रिलेटिव भी बढ़ रही होगी, तो रिलेटिव हाइट विल आल्सो इंक्रीज। तो ये हो जाएगा। लेकिन फेज 2 के अंदर देखिए, अच्छा फेज 1 को एक बार देख लेते हैं। स्टिल एक्सीलरेशन, still अभी going on, but rate will decrease. Absolute height still increases, but the rate of erosion is still than the rate of upliftment. ये मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट हाइट अभी क्या बनेगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी एंडो डोमिनेट कर रहा है, एंडो इज स्टिल डोमिनेटिंग एक्सो, लेकिन वो दर घट गई है। तो आप क्या लिखोगे 3 मीटर और एक्सो चल रहा है 2 मीटर, तो नेट कितना हो गया 1 मीटर का। ये डेटा याद रखना। अब देखो altitude of both water summit and valley floor continue to increase। इसका क्या मतलब है, relative height is already increasing। absolute बनेगी तो relative तो बढ़ेगी, ठीक, लेकिन relatively lower, अब उतनी तेज नहीं रही बढ़ने की दर in the phase of F-stigende as compared to the stage of Stigende, उतनी तेजी नहीं रही। क्लियर? ये था फेज 1। फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 के अंदर अब एंडो एंड एक्सो बराबर हो चुके हैं, अब एंडो और घट गया। 2 मीटर की ऊंचाई बढ़ती है तो 2 मीटर की कटाई भी होती है। आज क्या होगा, आज एब्सोल्यूट हाइट विल बिकम कांस्टेंट, आज रिलेटिव हाइट विल बिकम कांस्टेंट। क्लियर है फंडा? अब इसको देखो, इससे पहले वाली स्टेज को कंपेयर कर लेते हैं जी। एब्सोल्यूट हाइट वाज स्टिल इंक्रीजिंग, रिलेटिव हाइट वाज स्टिल इंक्रीजिंग, अब कांस्टेंट। जितना लैंडफॉर्म उठता है उतना ही लैंडफॉर्म घट जाता है, तो वो कांस्टेंट अपनी एक हाइट को मेंटेन रख रहा है।
तो एंडो और एक्सो का इंटरप्ले आज भी चला है। तो कहता है एब्सोल्यूट हाइट नीदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, इट विल रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू मैचिंग अप ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर वाटर समिट ड्यू टू डेन्यूशन। क्यों? जितना डेन्यूड हो रहा है उतना ही अपलिफ्टमेंट हो रहा था। तो इस डेटा को याद रखना अपन लोगों ने। क्लियर है बात? थर्ड फेज में अब क्या हुआ, अब एक्स एंडो रुक गया, 2 मीटर जो बढ़ रहा था वो भी रुक गया। एक्सो आज भी 2 मीटर का है। आज क्या होगा, लैंडफॉर्म डिक्रीज होना शुरू होगा। आज इसका डिक्रीज शुरू हो गया, मींस आज एब्सोल्यूट हाइट घटेगी, आज रिलेटिव हाइट भी घटेगी। तीनों स्टेज का डेटा दे रहा हूं। अब देखो फर्स्ट स्टेज अभी दिखा था ना, फर्स्ट स्टेज सॉरी फर्स्ट फेज, फेज ए है ना, फेज बी, फेज सी लिखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो ताकि बाद में यही याद रह जाएगा। एब्सोल्यूट हाइट नाउ डिक्रीजेस। कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले बता रहा हूं, इतना सरल नहीं है। मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। आप लोगों से क्या उम्मीद है, बीच में पॉज लो, आंख बंद करो, सोचो, विजुअलाइज करो, फिर बढ़ो, फिर सोचो। टाइम टेकिंग है, नोट्स को पढ़ो, फिर हो सकता है लेक्चर को दोबारा देखना पड़े, लेकिन मामला सेट हो जाएगा। ये वोकैबुलरी नहीं हिलनी चाहिए। नंबर इसमें कीवर्ड और वोकैबुलरी के हैं ज्योग्राफी का। वो कब याद होगी, जब कॉन्सेप्ट याद होगा, जब फंडा एकदम क्लियर है, वोकैबुलरी याद रहेगी। अब रिलेटिव हाइट इट विल ऑल्सो डिक्रीज। क्यों? एंडो और एक्सो का इंटरप्ले। इस पर ये डेटा लिख लेना। इन सबका डेटा क्या लिखना, अभी एक्सो चल रहा था आज 3 मीटर का है ना, सॉरी एंडो। एक्सो चल रहा है 2 मीटर का, यहां एंडो चल रहा है 2 मीटर का, एक्सो चल रहा है 2 मीटर का। तो जब दोनों ही बराबर हो गए तो कांस्टेंट हो गया। अब उल्टा हो गया, अब थर्ड स्टेज में क्या हो गया, एक्सो 0, सॉरी एंडो 0, एक्सो 2, मींस डिक्रीज। ये डिक्रीज का सिंबल, ये इंक्रीज का सिंबल। तो फर्स्ट फेज इंक्रीज, सेकंड स्टेज कॉमन, थर्ड स्टेज आपकी फेज जो है डिक्रीजिंग का। तो दिस स्टेज वाज यूनिफॉर्म स्टेज। यूनिफॉर्म हम वैसे बोले, इसमें अब डिक्रीज लास्ट में आके डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज का नाम क्या है, ग्लिच फॉर्मिगे। ग्लिच फॉर्मिगे ये 2 है। इसकी क्या खासियत है, जिस रेट भी घटा फिर रेट कांस्टेंट हो गया, फिर रेट जो है डिक्लाइन आ गया। ये स्टेज है। थर्ड स्टेज में अब लैंडफॉर्म एंटर कर गया। देखो ये सेकंड स्टेज पूरी होगी। इस डायग्राम को फिर से रेफर करेंगे। फर्स्ट स्टेज यूनिफॉर्म, फर्स्ट स्टेज एक्सेलरेटेड, बहुत तेजी से बढ़ा। सेकंड स्टेज ये वाली है। सेकंड स्टेज में 3 फेज हैं, ए बी सी। तीनों स्टेज का वर्णन किया। यहां पे डेटा याद रखना है, क्या था अपना डेटा, 3 मीटर, 2 मीटर, नेट 1 मीटर। यहां पे क्या है, 2 मीटर, 2 मीटर, नेट 0। यहां 0, 2 मीटर और -2 मीटर। क्या मतलब हुआ, पहला क्या है एंडो, दूसरा क्या है एक्सो, तीसरा क्या है नेट। यहां वही एंडो। ये मैं क्यों डेटा ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को अपने टाइम पे डेटा से ही समझ आया था। 50 बार नोट्स को पढ़ लिया फिर भूल जाता था मैं, डेटा याद करता था मैं। डेटा याद रहा तो मेरे को फंडा याद रहा। तो आपने भी यही अप्रोच, मेरे को अपने लिए अच्छी रही। जिसको याद हो जाता है उसके लिए बेटर है, जिसको नहीं होता वो मेरी तरह ये वाली अप्रोच को यूज कर सकता है। तो दिस वॉज द स्टेज 2, phase A, B, C. Now the landform has entered into the third stage. Now in the third stage, since the endogenic forces has been stopped, now the altitude of the landform has start declining. Since exogenic forces are active in this stage, you will observe exogenic forces are active, endogenic forces has been stopped. So the net result will be डिक्लाइन ऑफ लैंडफॉर्म। तो यहां पे डिक्लाइन तेज हो जाएगा। अब देखो डिक्लाइन तेज हो गया, एंडो बिल्कुल रुक गए हैं, एंडो बिल्कुल रुक गए हैं, उनका रेट बिल्कुल रुक चुका है। तो डोमिनेट हो गए हैं एक्सो, लैंडफॉर्म यहां पे है। तो एवरीथिंग विल डिक्राइज, इट्स एब्सोल्यूट हाइट विल डिक्रीज, इट्स रिलेटिव हाइट विल डिक्रीज। और लास्ट में जब सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल सी पेनी प्लेन, यू विल सी इंसलबर्ग, ठीक बचे कुचे पहाड़, एज वी कुड ऑब्जर्व इन द केस ऑफ अरावलीज, बचे कुचे पहाड़। क्लियर? तो ये पूरा इसने स्टेजेस को काफी ज्यादा डिटेल में और रैशनल आर्ग्यूमेंट देते हुए पेश किया। तो ये क्या कहता है लास्ट स्टेज में, वेनिंग डेवलपमेंट,
वेनिंग मीन्स अब डिक्रीज हो गई है, डेवलपमेंट सब खत्म हो गया, प्रोग्रेसिवली डोमिनेटेड बाय erosional processes and the lateral erosion. Now the V shaped valley has been reduced to U shaped valley और सब कुछ खत्म हो गया। ये बचा, वैली डीपनिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्यों? वैली डीपनिंग के लिए आपको ऑल्टीट्यूड चाहिए, वैली डीपनिंग खत्म हो गया और इस स्टेज के एंड में बच गए हैं केवल इंसलबर्ग, मोनोडॉन्क्स एंड पेनिप्लेन्स। अब इसी में ये टेक्निकल शब्द बोलता है, इसके मॉडल को कई बार, ये टेक्निकलिटी से बात करता है, इसको मॉडल को कई बार बोला जाता है पैरेलल रिट्रीट। पैरेलल रिट्रीट ये कहता है एक पहाड़ के टूटने को समझो पहले आप, ये टेक्निकल ग्राउंड देता है। मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाता हूं, रीड अ वाइट स्लाइड। चलो, ये कहता है एक पहाड़ है, वो कैसा दिखता है उसकी ये शक्ल बनाता है। कहता है लेट सपोज एक पहाड़ ऐसा है, कुछ टाइम के बाद इस पहाड़ की दो प्रकार की स्लोप है। एक स्लोप को कहता है, पहली स्लोप जो ऊपर समिट के पास है, ये शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये कहता है ये ग्रेविटी स्लोप है। दूसरी है, इसको ये बोलता है फर्स्ट स्लोप, ये वाली। सेकंड स्लोप जो बिल्कुल नीचे वाली है ना, पैरों हाफ वाले पहाड़ को ये बोलेगा, जो नीचे फुटहिल वाले पहाड़ को ये बोलेगा वॉश स्लोप। शब्द समझो इसका, वॉश स्लोप। इसलिए दोनों के लिए, दोनों स्लोप के लिए इसने कीवर्ड डिफरेंटली यूज किए, जो कि जर्मन कीवर्ड है। ठीक, वो कीवर्ड अभी नहीं बता रहा, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूं क्योंकि कीवर्ड में फिर आप बार बार भूलोगे चीजों को। तो ग्रेविटी स्लोप में ये कहता है ये लैंडफॉर्म का आज मान लो एक फेज चल रहा है, फेज ए है। आपने 1000 साल के बाद देखा ये जो पहाड़ है ना इतना चौड़ा, अब इतना चौड़ा नहीं रहा क्योंकि इसकी स्लोप आपको पता है वेदरिंग हो रही होगी, तो स्लोप टूटती है ना वेदरिंग से। वेदरिंग के बाद इसकी शक्ल कैसे दिखेगी? क्यों इसको पैरेलल रिट्रीट बोला जाता है? तो ये कहता है आज से 100 साल के बाद ये लैंडफॉर्म थोड़ा सा पतला दिखेगा। देखो क्यों? वो कहता है ये जो रेगोलिथ है ग्रेविटी स्लोप से टूटेगा, कहां इकट्ठा हो जाएगा? यहां पे इकट्ठा हो जाएगा, और नीचे कोई नदी, कोई विंड इसको बहा के ले जाएगी, अपने साथ ले जाएगी। तो ये जो वॉश स्लोप है ये ऊपर वाले मलबे से इकट्ठी होके बनी है, तो ये इस तरह से लैंडफॉर्म दिखने लगेगा। इसलिए कुछ टाइम के बाद जो कनकेव है, ऐसे लैंडफॉर्म है, कुछ टाइम के बाद ये इस तरह से हो जाता है क्योंकि नीचे वाले मलबे को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो ऐसे स्लोप आ जाती है। तो ये कहता है इस तरह से लैंडफॉर्म धीरे धीरे पीछे की तरफ को टूट रहा होता है। तो क्या होता है? पैरेलल रिट्रीट। ऐसा लगता है लैंडफॉर्म वापस जा रहा है, पैरेलल रिट्रीट। पहाड़ स्लोप वाइज स्लोप टूटता रहता है। आज से और 100 साल के बाद देखोगे तो पहाड़ ऐसा रह जाएगा और ऐसा रह जाएगा, ऊंचाई भी जाएगी क्योंकि ऊपर से टूट रहा है और नीचे इकट्ठा हो रहा है। तो ये प्रोग्रेसिवली पहाड़ इस तरह से चलेगा। क्लियर है? ये स्लोप के टूटने को बहुत डिटेल में बताता है, टेक्निकल है ये पैरेलल रिट्रीट के मॉडल को बोलता है। कई बार इसकी स्लोप को लोग पैरेलल रिप्लेसमेंट मॉडल भी बोला जाता है कि एक स्लोप दूसरी स्लोप को रिप्लेस करती है। तो इस तरह से टेक्निकल है, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि स्लोप अपने आप में एक टॉपिक है। मैं आपको बस ये शब्दावली से वाकिफ कराना चाहता था। अब इनके लिए जो ये कीवर्ड देता है, ये कीवर्ड देते, देखो इसका मॉडल समझो। देखो यहाँ पे आज पहाड़ है, यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। देखिए, और ये जो स्लोप है, ये ऊपर वाली स्लोप, नीचे मलबा इकट्ठा होगा। देखो मलबा इकट्ठा है, तो ये नीचे मलबा इकट्ठा है। ऊपर वाली की कॉस्ट में नीचे मलबा इकट्ठा होगा, तो स्लोप कैसे डिक्लाइन होगी? जैसे ये ऊपर वाला मलबा नीचे इकट्ठा हो गया, फिर इकट्ठा हो गया, फिर इकट्ठा हो गया। ये पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप, पैरेलल रिप्लेसमेंट ऑफ द स्लोप। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। ये देखिए सेम इस डायग्राम में भी डिपिक्टेड है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये मलबा हुआ, ये नीचे इकट्ठा हो गया, पीडमेंट्स बनेंगे। देखिए मलबा इकट्ठा हो गया, तो ये देखो ये टूट के नीचे जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? पैरेलल रिट्रीट, स्लोप रिप्लेसमेंट। ये इसका मॉडल था। ये कहता है पहाड़ ऐसे टेक्निकलिटीज में बता रहा है ये चीजों को। ये देखिए, ये जो मैं आपको डायग्राम समझाता, देखो ये बड़ा पहाड़ है, चौड़ा पहाड़ है, ये जगह जगह से टूटेगा। आज इसके 3 पहाड़ बन गए। क्यों? बीच में रिल इरोजन, गली इरोजन, पहाड़ों को काट के 3 पहाड़ बन गए। अब ये पहाड़ धीरे धीरे श्रिंक हो गए, देखो पतले हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इनकी स्लोप टूट रही थी, तो ये पैरेलली रिट्रीट। तो ऐसे स्लो 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 पहाड़ एक दिन इतना लगेगा जो इतना था। तो ये पैरेलल रिट्रीट हो रहा है पहाड़। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्लियर? तो इस तरीके से ये कहता है पहाड़ टूटते हैं पैरेलल रिट्रीट के द्वारा। ये देखिए, ये कहता है जो स्लोप है वो नीचे इकट्ठी होती है, डेब्री, उनका जो मलबा है ऊपर का, जो रेगुलिथ है, जो वेदरिंग से क्रिएट होता है, वो नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से पैरेलल रिट्रीट होता है। क्लियर? तो इस चीज को समझो। ये अब शब्दावली क्या यूज करेगा? ये कहता है
बॉशुगन, बॉशुगन, ये ग्रेविटी स्लोप को बोल रहा है बॉशुगन है। इससे पूछा जो नीचे वाली स्लोप है वॉश स्लोप, उसके लिए क्या है, कहता है हेल्डेनहैंग। ये शब्द कठिन है इसलिए मैं उस टाइम नहीं बताता, हेल्डेनहैंग ये शब्द है, ये इन शब्दों को इस्तेमाल करेगा। आपने ये शब्द लिखने हैं एब्स्टिजेंडे एंडविकलंग स्टेज के अंदर, ये शब्दों को लिखो कि ये लास्ट में जो कहता है स्लोप इस तरीके से टूटना शुरू हो जाएगी। तो लास्ट स्टेज में बॉशुगन और हेल्डेनहैंग जो है डेवलप होने शुरू होंगे और पैरेलल रिट्रीट मॉडल शुरू हो जाएगा। मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, मैंने कॉन्सेप्ट यहां आपको बस समझाने का एक प्रयास किया। क्लियर है? दिस वॉज द मॉडल ऑफ पैक। ये डेविस के अगेंस्ट है मॉडल, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल ग्राउंड में डेविस को क्रिटिसाइज कर रहा है। देखो अब देखो तीनों स्टेज फिर से याद करते हैं। वैक्सिंग स्टेज, लैंडफॉर्म बहुत तेजी से बढ़ना। यूनिफॉर्म स्टेज जो ग्लिच वाली स्टेज है, ये कौन सी है, पहली वाली ऑफ स्टीजेंडे, लास्ट वाली ए बी एब्सटी। बस इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि ऑलमोस्ट ए से ही शुरू हो रहे हैं, एक ऑफ है एक एब है, तो एब लास्ट वाली स्टेज है। इसके बाद जो लास्ट में बचेगा ये देखो इंसलबर्ग। वॉश स्लोप का क्या नाम रखा, हेंडलहैंग। ग्रेविटी स्लोप का क्या नाम रखा, बॉशुगन, GENB बॉशुगन। क्लियर? ये दो स्लोप टूटेंगी। देखो इसने बना भी रखा है कैसे यू शेप वैली बन रही, देखो लेटरल इरोजन। फर्स्ट स्टेज में लेटरल इरोजन एक्टिव नहीं होता, मैंने बताया था ना डेविस में भी लेटरल इरोजन ज्यादा नहीं है, तो स्लोप कैसी होगी, कनकेव। सेकंड में स्लोप कैसी होती है, रेक्टिलिनियर। थर्ड में कैसी होती है, कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव का मतलब समझो कि शुरू में देखो, ये देखो ऊपर कनकेव है नीचे कन्वेक्स है, ये देखो ये कन्वेक्स ये कनकेव, पहाड़ ऐसा बचा कुचा रह जाता है। ये क्या रह गया अब, इंसलबर्ग, ऐसे दिखेगा इंसलबर्ग। ऊपर क्या है, कन्वेक्सो, नीचे कनकेव। तो लास्ट वाली स्लोप को क्या नाम दिया जाता है, कन्वेक्सो कनकेव। ये टेक्निकल वर्ड के बिना आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखेगी। ठीक, तो लास्ट में जो बचेगा लैंडफॉर्म उसको क्या बोलेगा, एंडलम्फ। पेनीप्लेन की जगह ये वर्ड यूज क्या कर रहा है, एंडलम्फ। ये बच गया, बचे कुछ पहाड़ कल दिखा देना, एक यहाँ है, यहाँ है ना, या सी दो चार यहाँ पर है, फिर कुछ नहीं है, फिर दो चार यहाँ पर। धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगे। सब अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर है। कोई बाद में बना होगा तो वो अभी पूरी तरह नहीं टूटा होगा, कोई पहले बना होगा तो वो टूट चुका होगा। कोई अरावली जैसे हैं, कैम्ब्रियन माउंटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मैंने बताया था इंग्लैंड के माउंटेन्स है, ठीक है, वो भी लास्ट स्टेज में है। अगर आप उनके गूगल पे इमेजेस देखोगे यू वुड एबल टू रियलाइज कि किस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुए हैं। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉल्टर पैंक। आपने इसके डायग्राम्स को देखना है, लेक्चर को 2 बार भी देखना पड़े 2 बार भी देखना है, नोट्स को पढ़ना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, टफर साइड पे है, तो समय से मतलब समय लगता है इसको सेट होने में। क्लियर? तो हियर वी आर डन विद अवर थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। एनवायरमेंट ज्योग्राफी में मैंने पहले भी बताया था, मैं एक ही टॉपिक करवाऊंगा जिसका नाम है पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की बात करी है, तो हम एक लेवल आगे ही जा रहे हैं, यूपीएससी लेवल पे पढ़ाऊंगा मैं ये टॉपिक। बाकी बहुत ज्यादा फैक्चुअल, बाकी बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है। ऑलरेडी क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ा है। उसमें जो फॉरेस्ट वाला है मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ कोरिलेट होता है, तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन वहीं पे अपन लोग कवर कर लेंगे। क्लियर? तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ पॉसिबिलिज्म एंड डिटरमिनिज्म। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।